अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। देखो बच्चों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप फर्स्ट ईयर फेज़ का पेपर देंगे इस ईयर 2023 के अंदर, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको 100 MCQs बताऊँगा जो कि एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि इसके अलावा कुछ टेक्निक्स होंगी, कुछ बातें होंगी जो इस सोल्यूशन में हम डिस्कस करेंगे। तो होता ये है कि बच्चे आमतौर पे MCQs डाउनलोड करते हैं, सिर्फ वीडियो देखते नहीं और सिर्फ जो है वो MCQs को बोलते हैं अच्छा ठीक है हम इनको रट लेते हैं। असल में जो थॉट प्रोसेस है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि भाई इन जैसे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होंगे, तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना। ये नहीं कि सिर्फ डाउनलोड कर लिया और हो गया, यही वाले MCQs आ जाएंगे 100। मैं आपको जो तरीक़ेकार बता रहा हूँ वो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर की डायमेंशन मालूम करनी है। अब देखिए, प्रेशर की डायमेंशन या जो भी डायमेंशन आएगी उसको मालूम करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है हमारे पास। तो सबसे पहली बात, जो हमारे पास फार्मूला होता है प्रेशर का, वो प्रेशर का फार्मूला होता है P = F/A, ठीक है। F/A हो गया प्रेशर का फार्मूला। अब यहाँ पे सबसे पहली बात आ रही है एरिया की। एरिया की डायमेंशन होती है L², ठीक है। और जो फोर्स की डायमेंशन है आप फोर्स के फार्मूले से निकालोगे, F = m है। m होता है मास, मास की डायमेंशन है m, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन है Lt-2। तो इसका मतलब फोर्स की डायमेंशन बनती है mLt-2, और नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है L², क्योंकि एरिया की डायमेंशन L² होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा यहाँ पर mt-2 और डिवाइड में बचा L। इसी L को ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा ml-1 t-2। तो वो आंसर करेक्ट होगा जहाँ पर होगा ml इन्वर्स t-2, ml इन्वर्स t-2, ये रहा पहला वाला ये। तो जो करेक्ट डायमेंशन है प्रेशर की वो यही है, ml इन्वर्स t-2, ठीक है। माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं 5.642 और दूसरा नंबर है 4.71। इनका प्रोडक्ट क्या होगा प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर्स में। अब देखो, प्रोस्पेक्टिव सिग्निफिकेंट नंबर्स क्या हैं। जब भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिहाज से प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो याद रखिए, दोनों नंबर्स को देखो या तीनों नंबर्स को देखो और उसमें देखो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर के पास हैं। तो जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, कम वाली, आपके आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 4 सिग्निफिकेंट, 7, 1, ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं, यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर है उसमें होनी चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, कम वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए हमारे आंसर में। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो राउंड ऑफ हम जब तक करेंगे जब तक कि हमारे आंसर के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आ जाती, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के यूनिट की बात की जाए तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो होता है कैंडेला, जो कि हमारे जो बेसिक यूनिट्स हैं, ऐसा यूनिट्स उनमें से शामिल है। और बाकी जो नज़र आ रहे हैं ये पावर ऑफ लेंस का है, ठीक है। ये आ गया पावर और ये डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, ये जो है पावर के लिए वाट यूज़ करते हैं, और मीटर स्क्वायर तो कितनी पावर होती है पर यूनिट एरिया, या कितनी एनर्जी होती है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये इंटेंसिटी का है। और डेसिबल आपको पता है साउंड लेवल का यूनिट होता है। तो अब इन यूनिट्स को अगर आप जहन में बिठा लोगे, इस वीडियो के ज़रिए थोड़ा सा याद कर लोगे, तो इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ G फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन एनी प्लैनेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। जो वैल्यू ऑफ G होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जब वो किसी प्लैनेट के ऊपर गिरता है तो वो किस चीज़ के इंडिपेंडेंट होती है। मास ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है कि नहीं करती, मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है नहीं करती, या सबसे ही इंडिपेंडेंट है। याद रखिए, अगर हम कभी भी जी की वैल्यू मालूम करते हैं, लेट से कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर, तो एक सिंपल सी बात यह है कि वो
डिपेंड करती है प्लैनेट के मास पे और रेडियस पे, इन दोनों पे तो डिपेंड करती है, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे कभी भी डिपेंड नहीं करती, सही ना, वो कभी भी उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो भी होती है वो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। नंबर 5, इन द टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप द सेंट्रल लेंस इज़ यूज टू। अगर आप टॉपिक देखेंगे टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप का तो उसमें आप पढ़ेंगे कि जो सेंटर में हम एक लेंस लगाते हैं एक्स्ट्रा, उसका सिर्फ मकसद ये होता है कि जो भी इमेज है उसको हम इरेक्ट कर लें। तो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, इन द टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप द सेंट्रल लेंस इज यूज टू इरेक्ट द इमेज। क्वेश्चन नंबर 6, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वॉज अवॉर्डेड टू दिस पाकिस्तानी साइंटिस्ट। इनमें से कौन सा पाकिस्तानी साइंटिस्ट है जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था? सो वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम थे। डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पेश की थी, या GUT आप समझ लें, ज़्यादा कॉमन नाम है उसका, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, उस हवाले से इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बाकी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, उनको जो है वो सितारा हिलाल इम्तियाज़ दिया गया था। नंबर 7, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आर। एंगुलर मोमेंटम की क्या डायमेंशन है? तो सबसे पहली बात यह है कि आपको एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है L = mv/r। तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन जो है या तो याद होगा आपको या तो आप फार्मूले से निकालोगे। इससे सॉल्व करोगे तो m की डायमेंशन m होती है, v वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन LT-1 होती है, और r होता है रेडियस लेंथ होती है तो उसको l से शो करेंगे। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन बनेगी ml² T-1, सही ना, ml² T-1, करेक्ट, ml² T-1, ये आ गया ml² T-1। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, द बुक किताबुल कानून अल मसूदी वॉज रिटन बाय। इसमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इस बुक को लिखा है, किताबुल कानून अल मसूदी? तो याद रखिए, इसको याद रखने का तरीक़ेकार भी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इब्ने सीना जो है ना, इनका ताल्लुक़ मेडिसिन से था, और जो कानून अल मसूदी है इसका मेडिसिन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इब्ने सीना की जो किताबें हैं वो किताब फिल तिब है, जो है ना, किताब फिल तिब या अल शिफा जो है वो इनकी किताब का नाम है। बाकी अल राज़ी की बात की जाए तो उनका ताल्लुक़ भी मेडिसिन से था। ये इब्नुल हैतम, ये फादर ऑफ ऑप्टिक्स हैं, इनकी किताब बहुत ही मशहूर है, किताबुल मनाजिर। ठीक है, तो ये जो है ना अल बैरूनी की किताब थी किताबुल कानून अल मसूदी। और ये जो किताब थी बेसिकली आजकल भी जो है ना ये इंसाइक्लोपीडिया माना जाता है एस्ट्रोनॉमी का। बहुत सारी बातें जो उस ज़माने में अल बैरूनी ने अपनी किताब में लिखी वो करेक्ट हैं। नंबर 9, रिटर्न ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ विल बी डिफरेंट यूनिट एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द अदर्स। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिनका यूनिट बाकी 3 से मुख्तलिफ है? ठीक है, अब सबसे पहली बात, वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। टेंशन एक फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। बॉयेंट फोर्स जो है ये भी एक फोर्स होती है और इसका यूनिट भी होता है न्यूटन। अब आ गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे इसके तो नाम में ही फोर्स आ रहा है, तो ये भी तो फोर्स ही होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली फर्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते नहीं है, लेकिन मैट्रिक में ज़रूर इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसका सिर्फ नाम ही फोर्स है, ये एक्चुअली फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है। एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव राउंड द सर्किट। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट में मूव करने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, जिसका शॉर्ट शायद आप लोगों को ज़्यादा पता हो, EMF। और EMF का जो यूनिट होता है, EMF का यूनिट होता है वोल्ट। इसको हम लोग वोल्ट में नापते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि इसका यूनिट बाकियों से अलग है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके नाम में फोर्स को पढ़ के। द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन में जो एंगल होता है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान में, इट इज़ ऑलवेज 90 डिग्रीज़। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें इसको तो याद रखिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है इस तरीके से, तो फॉर एग्जांपल जब वो इधर होता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ होती है, और जो उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है वो उसके 90 डिग्री पर होती है। एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। इसी वजह से एक न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 4 में टार्जन वाला, उसमें भी जो है वो हम लोग
जब हमें रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर करते हैं, टेंशन का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेते हैं। वो इसी वजह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एंगल 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी। जब भी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, प्रोजेक्टाइल को मूव करवाते हैं, तो जो एक्स एक्सिस के अंदर उसकी एक्सेलरेशन होती है वो कितनी होती है, याद रखिए वो एक्सेलरेशन 0 होती है। क्योंकि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका जाता है, जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है, तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, ऊपर से नीचे आते हैं वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन जो एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी होती है वो हर पॉइंट पर सेम रहती है, और अगर उसकी स्पीड सेम रहती है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन के बारे में पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा 0 के। क्वेश्चन नंबर 12, ए डॉट बी भी बराबर है 0 के और ए क्रॉस बी भी बराबर है 0 के, बट ए 0 के बराबर नहीं है, तो बताइए क्या होगा बी। बहुत ही ज़्यादा आने वाला सवाल है, ये आपने 10 ईयर में भी देखा होगा। देखिए ए डॉट बी 0 तब आता है अगर एंगल की बात की जाए, तो जब एंगल 90 डिग्री होता है तो ए डॉट बी 0 आता है, सॉरी ये 0 डिग्री है, और ये जो है ना ए क्रॉस बी मैक्सिमम। अच्छा अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, चलो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ए डॉट बी एक्चुअली बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी, और साथ में क्या आता है, साथ में आता है कॉस थीटा। ठीक है, ए डॉट बी अब 0 कब होगा, मैक्सिमम ए डॉट बी 0 होता है, मैक्सिमम कब होता है ए डॉट बी, जब एंगल बनता है 0 डिग्रीज। और क्योंकि यहाँ पे मैं 0 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 0 कब होगा, 0 होता है 90 डिग्रीज़ पे। ठीक है, मैंने सही लिखा। अच्छा, ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला है या ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। ठीक है, और याद रखिए अगर तो एंगल बनता है 0 डिग्रीज, तो 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी 0 होगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बात ही नहीं है ना, परपेंडिकुलर वाली बात भी ख़त्म हो गई। अब सिर्फ एक ही कंडीशन निकलता है, या तो ए 0 के बराबर है या तो बी 0 के बराबर है। अब इस सवाल में ऑलरेडी कह रहे हैं कि ए 0 के बराबर नहीं है, तो एक ही कंडीशन निकलती है कि जो बी है वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, 0 के। या तो ए 0 हो सकता है तो बी हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री और वो तो दोनों की कंडीशन अलग अलग है ना भाई। अगर एंगल 90 होता तो ए डॉट भी 0 होता, अगर एंगल 0 होता तो ए क्रॉस भी 0 होता। पर अगर दोनों ही 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब ए या बी में से कोई एक 0 है, और क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि ए तो 0 के बराबर नहीं है, इट मीन्स बी ही 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक वेक्टर गिवन है और एक वेक्टर बी गिवन है, ए माइनस बी मालूम करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत ईजी है। अगर मुझे मालूम करना है वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, तो पहले हम लिखेंगे वेक्टर ए बराबर है 5i प्लस का j, और माइनस करेंगे इसमें से 2k को, तो सिर्फ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5i प्लस j, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2k, 5i प्लस j माइनस का 2k, 5i प्लस j माइनस का 2k, ये है करेक्ट आंसर। ओके, नंबर 14, अगर a बराबर है ai के और वेक्टर b बराबर है bj के, तो बताइए a क्रॉस b कितना होगा। अच्छा जी, अगर मैं मालूम करता हूँ a क्रॉस b रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में, तो बात यह है कि वेक्टर a की जगह पे आएगा ai और इसका क्रॉस लिया जाएगा bj के साथ। तो जो नंबर्स हैं वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आई क्रॉस जे। अब आपको पता होना चाहिए कि आई क्रॉस जे किसके बराबर आता है, तो उसकी मैं एक सिंपल सी एक टेक्निक बताता हूँ बच्चों को, उसके ज़रिए आप याद रख सकते हैं। कौन से की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं, 14 की। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। देखो इस तरीके से याद कर लो, ये हो गया वेक्टर आई, ये हो गया वेक्टर जे, और ये हो गया वेक्टर के। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट को याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अगर तो आप एरो की सिम्थ में चल रहे हो ना, तो आई क्रॉस जे बराबर होता है सीधा सीधा के। एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो, जे क्रॉस के डायरेक्टली बराबर होता है आई के क्रॉस आई कर रहे हो और एरो की डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आंसर आ जाएगा जे के। बट अगर कहीं पे लिखा हुआ हो फॉर एग्जांपल के बताइए जे क्रॉस आई कितना आएगा, तो आप जे से आई की तरफ जाओगे तो एरो के अगेंस्ट जाओगे, एरो के अगेंस्ट जाओगे तो आंसर आएगा तो तीसरा ही वेक्टर, लेकिन वो आएगा माइनस में। ठीक है, बस इस रूल से ना बड़ी आसानी के साथ आप लोग जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या था, सवाल में वापस आओ ज़रा। सवाल में लिखा हुआ है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे एरो की डायरेक्शन में चल रहे हैं, आंसर तीसरा वेक्टर आएगा के आएगा।
और के भी प्लस का आएगा, तो इसका मतलब आंसर बनेगा ए बी यूनिट वेक्टर के, ए बी यूनिट वेक्टर के। ठीक है, प्लस का भी नहीं होगा, ऐसे ही होगा। नंबर 15, टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स 4 हैं और 3 हैं, और उनका रिजल्टेंट का जो है मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर वाकई ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं यानी कि इनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा फार्मूला है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड का। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और इसका स्क्वायर रूट, और फिर आंसर आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बराबर आएगा 5 यूनिट्स के। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर होते हैं ना तो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इस्तेमाल करते हैं, उससे सिंप्लीफाई हो जाता है। नंबर 16, द मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन एंड 10 न्यूटन कैन नॉट बी। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 2 न्यूटन और 10 न्यूटन ऐड होकर नहीं हो सकते, उनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। याद रखिए, एक सिंपल सी बात है, कोई से भी जो 2 वेक्टर्स हैं ना उनके दरमियान का जो रिजल्टेंट है ना वो मिनिमम कब होता है, जब वो 90 डिग्री पर होते हैं, और सॉरी 180 डिग्री पर होते हैं, और मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम जब होता है जब वो 0 डिग्री पर होते हैं। इस तरीके से ना, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी के दरमियान में आता है, इसको याद रखना आप। यानी 2 वेक्टर्स को ऐड करके सबसे बड़ा आंसर जो आएगा वो सीधा सीधा प्लस करने वाला जो आंसर होगा, और जो सबसे छोटा आंसर होता है वो a माइनस बी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 और 2 न्यूटन मिलके मैक्सिमम 12 न्यूटन दे सकते हैं, और कम से कम 10 में से 2 निकालो कितने दे सकते हैं, माइनस कर देंगे तो a में से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन के बराबर। ठीक है, अब एक बात कन्फर्म है कि ये ऐड होके 13 न्यूटन तो कभी भी नहीं हो सकते, ऐड होके कभी भी ये 13 न्यूटन तो नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो होगा 13 न्यूटन। ठीक है ना, जितने ही वेक्टर्स होते हैं वो जाहिर सी बात है ऐड होके अपने से बड़ा आंसर तो कभी दे नहीं सकते। ठीक है जी, 17 हो गया, आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई बराबर होता है किसके, तो आई क्रॉस जे। अच्छा जी, देख लेते हैं दोबारा वही तरीका, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, और साथ में क्या लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है हमारे पास डॉट जे क्रॉस आई। और ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा के डॉट, और यहाँ पे लिखा हुआ है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई एरो के अपोजिट जा रहे हैं तो आंसर में माइनस आएगा, माइनस का के आएगा, के डॉट के बराबर होता है 1 के, बट ड्यू टू दिस माइनस साइन इट विल बी -1। तो करेक्ट आंसर आएगा हमारे पास -1। क्वेश्चन नंबर 18, अगर F लिमिटिंग फ्रिक्शन है और R जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का एक सिंपल सा फार्मूला है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसका फार्मूला होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें कुछ है नहीं टेक्निक, पर ये भी सवाल आप देखना 10 ईयर में नज़र आएगा आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ द टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल, अगर टाइम इंटरवल जो है वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल का मतलब अप्रॉक्सीमेटली अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसे क्या कहते हैं। याद रखिए, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है ना तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट, लम्हा, और उसी से एक लफ्ज़ निकलता है इंस्टेंटेनियस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, और बहुत ही कम टाइम में नापा जाए तो उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहेंगे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और अगर इसी में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। नंबर 20, एक ऑब्जेक्ट है जो कि विस्कस मीडियम से गिर रहा है, विस्कस मीडियम में गिर रहा है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो क्या होगी उसकी वेलोसिटी। याद रखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है किसी विस्कस मीडियम में और वो पहुंच जाता है अपनी टर्मिनल वेलोसिटी तक, तो याद रखिए टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि अब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि हो जाएगी कांस्टेंट। तो टर्मिनल वेलोसिटी पे जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसकी स्पीड सेम हो जाती है, जैसा आपने देखा भी है उसमें स्काई डाइविंग में, पहले जब छलांग लगाते हैं तो नीचे गिर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है वैसे ही जो है वो बहुत ही माइनर सी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं।
द नंबर ऑफ लाइन्स पर सेंटीमीटर ऑफ अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आर 4000। नंबर ऑफ लाइन्स जो हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की वो 4000 है, तो बताइए उसका ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए ग्रेटिंग एलिमेंट का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ग्रेटिंग एलिमेंट बराबर होता है, ऊपर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ ग्रेटिंग, ऊपर लेंथ ऑफ ग्रेटिंग आता है और उसको डिवाइड कराते हैं नंबर ऑफ लाइन्स से, कि नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है। तो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग ये कितना दिया है इन्होंने, जो हमें लंबाई दी है, जो हमें तादाद दी है, पर सेंटीमीटर दी है। इट मीन्स बात होगी 1 आएगा ना यहाँ पे, और आंसर भी सेंटीमीटर्स में है सारे, तो ऊपर तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। और नीचे दी गई हैं नंबर ऑफ़ लाइन्स। नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी है, नंबर ऑफ़ लाइन्स है हमारे पास 4000। सिंपल सा काम ये है, 1 डिवाइड बाय 4000 करना है आपने। ये बनेगा 2.5 एक्सपोनेंट -4 और यूनिट वही रहेगा सेंटीमीटर में। मैंने इसमें से कन्वर्ट नहीं करा क्योंकि क्वेश्चन में सारे सेंटीमीटर्स में ही थे। तो 2.5 एक्सपोनेंट -4 सेंटीमीटर। बट बच्चों ध्यान रखना, हो ऑप्शंस में ज़रूरी नहीं है कि सेंटीमीटर ही हो। अगर मीटर में होता तो फिर यकीनन ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको मैंने यहाँ पे पुट करते हुए कन्वर्ट किया होता, लेकिन क्योंकि सेंटीमीटर्स में ही थे सारे तो मैंने कन्वर्ट नहीं करा। When Newton rings are observed by reflected light, the center of rings appear dark due to। याद रखिए जब भी न्यूटन रिंग्स को ऑब्जर्व किया जाता है उसमें जो सेंट्रल स्पॉट होता है वो हमेशा डार्क होता है, कभी भी वहाँ पे ब्राइट रिंग नहीं बनता, हमेशा वो डार्क होता है। तो वो क्यों होता है, याद रखिए उसके पीछे 2 वजहें। एक तो फेज़ रिवर्सल होता है, जब भी लाइट टकराती है किसी डेंसर मीडियम की बाउंड्री से और रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वहाँ पर उसमें फेस चेंज आता है 180 डिग्री का, यानी कि सारे के सारे क्रस्ट ट्रफ में तब्दील हो जाते हैं, सारे के सारे ट्रफ क्रस्ट में तब्दील हो जाते हैं, जिसे फेज़ रिवर्सल कहते हैं। और दूसरी बात, जो पाथ डिफरेंस होता है वो एक्चुअली ज़ीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे एयर फिल्म की जो थिकनेस है वो ज़ीरो होती है। तो करेक्ट आंसर होगा बोथ फेज़ रिवर्सल एंड पाथ डिफरेंस बीइंग ज़ीरो। ये आप रीजनिंग क्वेश्चन के लिए भी इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एफ बराबर है इसके 3i के और डी बराबर है 6j के, तो वर्क डन कितना होगा। अच्छा जी, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, फोर्स 3i डॉट डिस्प्लेसमेंट डी से शो हो रही है यहाँ पे 6j, तो 3 6 आर, या अच्छा कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई कर भी दो। तो एक बात कंफर्म है, i डॉट j करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो गया 3 6 आर 18, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा i डॉट j। और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बट जैसे ही डिफरेंट मल्टीप्लाई होते हैं आंसर बराबर आता है 0 के। तो 18 इंटू 0 बराबर आएगा 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है किस चीज़ के लिए, वो बॉडी जो कि रेस्ट करती हैं सरफेस ऑफ लिक्विड पे, या वो बॉडी जो कि मूव करती हैं विस्कस मीडियम पे, या वो बॉडी जो कि मूव करती हैं नॉन विस्कस मीडियम पे, या वो बॉडीज़ जो मूव करती हैं वैक्यूम से। तो अगर आप स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो भी बॉडी मूव करती है विस्कस मीडियम से उन पर एप्लीकेबल होता है हमारा स्टोक्स लॉ, ठीक है। पूरा टॉपिक अगर स्टोक्स लॉ बच्चे छोड़ देते हैं, थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, तो लेक्चर अपलोडेड है चैनल पे, उसको जाके देख सकते हो। 25, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 2 सेकेंड इज। एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है और डिस्टेंस मालूम करना है, टाइम गिवन है। सेकेंड इक्वेशन सही रहेगी, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। s डिस्टेंस कितना है मालूम करना चाह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 0 होती है, टाइम 2 सेकेंड है, प्लस 1/2। a की जगह पे g की वैल्यू पुट करेंगे, राउंड ऑफ कर देता हूँ 10, और t का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2 का स्क्वायर। 0 इंटू 2 ये तो 0 हो गया, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 4 ज़ार 20, ठीक है। अब ये देख लो यहाँ पे सबसे करीब तरीन कौन सा आ रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा था बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाए, तो 9.8 की जगह पे मैंने 10 लिख दिया था। सो द आंसर विच इज़ क्लोजेस्ट टू 20 इज़ 19.6 मीटर। अगर आप इसी को 9.8 से सॉल्व करोगे तब तो डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है उसे फोर्स कहते हैं, सिंपल सी बात है। F इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये तो डेफिनेशन है बाकायदा फोर्स की, याद रखिए इसको।
काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, लेस देन होती है या ज़ीरो होती है। याद रखिए काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है कि जब दोनों सरफेसेस रुकी होती हैं, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन ज़्यादा होती हैं, तभी तो रुकी भी होती हैं सरफेसेस। और जब ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो जाता है, एक सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड करने लगती है, तो फिर उस सूरत में हम कहते हैं कि अब यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन है, या रोल भी करती है, तब भी हम यही कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो याद रखिए काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। 28 एक हेलीकॉप्टर है जिसका वेट है 3920 न्यूटन, और वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर के ऊपर जो फोर्स होगी वो कितनी लगेगी। याद रखिए जब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उठता है ना, तो एक फोर्स तो डाउनवर्ड लगती है जिसे हम वेट कहते हैं। तो इंजन को सबसे पहले इस वेट को बैलेंस करके ऊपर फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है ना। और बाकी अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करानी होती है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है। पर याद रखिए क्योंकि यहाँ पे हेलीकॉप्टर उठ रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर है। तो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर है, इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स इंजन नहीं लगा रहा, इंजन उतनी फोर्स लगाएगा जितना कि इस हेलीकॉप्टर का वेट है। और क्योंकि हेलीकॉप्टर का वेट 3920 न्यूटन है, तो जो फोर्स होगी हेलीकॉप्टर पे वो भी 3920 न्यूटन ही होगी, और तो कोई फोर्स है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, एन एंगल, एक एंगल बना है सेंटर से, सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज डबल टू दैट ऑफ इट्स रेडियस इज। आर्क लेंथ दी गई है और हमें मालूम करना एंगल कितना होगा, ठीक है। मालूम करते हैं 29 पे। एस बराबर होता है आर थीटा के, ये है क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आर्क लेंथ है वो डबल है रेडियस के, डबल है रेडियस के, एस बराबर है 2r के। यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे थीटा आएगा, आर से आर कैंसिल, ये आ जाएगा 2 रेडियन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, डिग्री नहीं होता, रेडियन होता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखें 2 डिग्री बोले भाई यही करेक्ट है, नहीं, ये है 2 रेडियन। और याद रखिए 2 रेडियन जो है वो बराबर होता है 114.6 डिग्रीज़ के, क्योंकि एक रेडियन जो है वो बराबर होता है 57.3 डिग्रीज़ के। ऐसी बात है 2 रेडियन होगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 114.6 डिग्रीज़, ये होगा करेक्ट आंसर। ओके जी, 30 एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्किल के सर्कमफेरेंस के अलॉन्ग मूव कर रही है, 2 रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है। अगर रेडियस ऑफ सर्किल r है तो क्या होगा, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द कवर्ड पाथ विल बी 0 होगा। क्यों 0 होगा, ये कह रहे हैं 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गए, यहाँ से स्टार्ट हो गए 1 और 2, उसी पॉइंट पे वापस आ गए। जब उसी पॉइंट पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो फिर उसको किसी भी चीज़ से डिवाइड कर लो, आंसर तो 0 ही आएगा। 31 द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़, जो मिनट हैंड होता है, जो मिनट वाली सुई होती है घड़ी पे, उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होती है। अब एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है कितना एंगल बना डिवाइड बाय कितना टाइम लगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें एंगुलर स्पीड निकालनी है। अभी क्या करेंगे, कितनी एंगल कितना बनता है, जब भी इसको सॉल्व करोगे ना मिनट हैंड वाले क्वेश्चंस को, तो एक रोटेशन की बात करो, एक रोटेशन का मतलब कितना होता है 2 पाई, और मिनट हैंड को अपनी रोटेशन मुकम्मल करने में देर कितनी लगती है, ये भी तो बात है ना, कितनी देर लगती है। उसको देर लगती है, ये जो मिनट हैंड है, मिनट की जो सुई है वो अपनी जगह पे वापस कितनी देर के बाद आती है, वो आती है 60 मिनट के बाद। 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी कि 3600 सेकेंड, ठीक है। सेकंड में कन्वर्ट करना लाजमी तौर पे, तो 2 1 ज़ा 2 और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1800 हो जाएगा, पाई बाय 1800, ठीक है जी। एंगल हमेशा हम पूरा ही रखेंगे एक रोटेशन का, और सिर्फ टाइम देख लिया करेंगे, तो मिनट हैंड सेकेंड हैंड सब ऐसे ही सॉल्व होगा। द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज, जब भी 2 वेक्टर्स होते हैं जिनका सम और डिफरेंस दोनों बराबर होते हैं, तो वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनके दरमियान का एंगल 90 डिग्री हो। यानी कि आप ये देखो ना, ये आ गया वेक्टर ए और फिर ये आ गया वेक्टर बी, तो ये आंसर आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तब भी आंसर उतना ही आ जाएगा, ठीक है। आंसर का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन नहीं रहती।
33 एक बॉल को ड्रॉप किया गया एक हाइट से 100 मीटर की, तो एक्सेलरेशन जो है एट हाफ ऑफ द हाइट विल बी, जब आधी हाइट पर आएगा तो फिर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। याद रखिए जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन में होती है, आज़ादाना तौर पे गिर रही होती है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहती है, चाहे आधी हाइट पर हो कि पूरी हाइट पर हो, और वो एक्सेलरेशन होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हाफ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहती है। नंबर 34, टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन, हम चाहते हैं कि हम सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें दो बॉडीज़ में, एक 10 kg की है और एक 20 kg की है, तो जो फोर्स अप्लाई होती है सेकंड बॉडी पर वो कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके का बना है कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक 10 kg की, एक 20 kg की है, तो जो फोर्स अप्लाई होगी सेकंड बॉडी की, द फोर्स अप्लाइड ऑन द सेकंड बॉडी शुड बी, क्या होनी चाहिए सेकंड बॉडी पे अप्लाई होने वाली फोर्स। क्या फॉर्मूला है, सेम एक्सेलरेशन है, फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन सेम है F1 m1, दूसरा बॉडी हो जाएगा F2 m2a। मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन तो सेम है, ठीक है, एक्सेलरेशन सेम होने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो F1 डिवाइड बाय m1 हमेशा बराबर आएगा F2 डिवाइड बाय m2 के, इनके रेशो सेम रहेंगे। क्या मतलब ये है कि अगर बॉडी का मास डबल हो जाता है, यानी कि अगर मैं ऐसा बनाता हूँ F1 डिवाइड बाय F2, तो हमेशा किसके बराबर आ जाएगा m1 डिवाइड बाय m2 के। अगर दोनों वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो क्या बनेगा, m1 की जगह पे क्या आएगा, m1 की जगह पे आएगा 10, m2 की जगह पे आएगा 20, कैंसिल होने के बाद हाफ आया, F1 हमेशा बराबर होगा हाफ ऑफ F2 के। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो सेकंड बॉडी पे फोर्स लग रही है, ठीक है, जो सेकंड बॉडी पे फोर्स लग रही है वो हाफ लगेगी पहली बॉडी के लिहाज से। मास डबल हो गया तो फोर्स आधी हो जाएगी, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। मैथमेटिकल मैंने समझा तो दी, लेकिन अगर ये ज़्यादा ही कुछ किताबी बात हो गई है तो सिंपल सी बात ये है कि मास डबल हो गया तो फोर्स आधी लगानी पड़ेगी। 35, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विल बी मिनिमम एट, जबकि प्रोजेक्टाइल को फायर किया जाता है थीटा एंगल के साथ, तो उसकी वेलोसिटी, एक्चुअली यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, वेलोसिटी विल बी मिनिमम, वेलोसिटी कहाँ पर मिनिमम होगी ये पूछा जा रहा है। तो वेलोसिटी याद रखिए मिनिमम होती है टॉप पॉइंट पे, टॉप पॉइंट का मतलब एट दी हाईएस्ट पॉइंट। जैसे ही टॉप पे पहुँचती है तो क्या होता ये है कि जो y कंपोनेंट की वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, सिर्फ x की बचती है, तो यकीनन वेलोसिटी मिनिमम उसी एक पॉइंट पर होती है। 36, साइकिलिस्ट जो है वो साइकिलिंग कर रहा है अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, रेसिंग ट्रैक, स्किड कर जाता है, स्लिप हो जाता है। क्यों स्लिप हो जाता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो कम हो जाती है लिमिटिंग फोर्स से, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बराबर हो जाती है नन ऑफ देम। अब देखो बराबर और नन ऑफ देम वाली तो बात है ही नहीं, अब सिर्फ हमें ये देखना है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है कि कम हो जाती है। तो स्किड करने की, स्लिप होने की वजह यही है कि जो रोकने वाली फोर्स है, जो उसे स्लिप करने से रोक रही होती है, वो कम हो जाती है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी उसके ऊपर वो ज़्यादा हो जाएगी रोकने वाली फोर्स के। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो यही है, द सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन हिम इज़ ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो होती है जो कि स्टॉप करती है ना बॉडी को स्किड करने से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन से। क्वेश्चन नंबर 37, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल की वो डिपेंड करती है, रेंज का फॉर्मूला होता है v0 का स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g पर, तो वो डिपेंड करती है स्पीड पर, वेलोसिटी पे, एंगल पे और वैल्यू ऑफ g पर, यानी कि सब पे डिपेंड करती है। नंबर 38, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम सॉरी, इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, टॉर्क जो है वो खुद बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो एक्चुअली बराबर होता है फोर्स के। ठीक है जी, द पॉइंट विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द होल सिस्टम, वो पॉइंट जो कि डिस्क्राइब करता है पूरे मोशन को सिस्टम के, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। याद रखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ पे सारा का सारा वेट जो है वो बॉडी का एक्ट करता हुआ अपीयर होता है, और जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है वो उस पर सारा का सारा मास एक्ट करता है।
और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो डिस्क्राइब करता है उस पूरे सिस्टम के मोशन को। नंबर 40, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जब भी फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू पावर। पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी आर। कैपिटल जी और स्मॉल जी की डायमेंशंस को आपस में डिवाइड कराएं तो क्या बनेगा? तो सबसे पहली बात ये कि दोनों की डायमेंशन निकाल लो, डिवाइड करा लेंगे, इजी हो जाएगा बहुत। 41 पर आ रहा है ये, तो कैपिटल जी की डायमेंशन पहले निकालते हैं। देखिए कैपिटल जी का फार्मूला होता है एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt-2, आर की डायमेंशन होती है l, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। m1 की डायमेंशन, मास का जो डायमेंशन है वो m होता है, तो यहाँ पर आएगा m, और दूसरे के लिए भी m आएगा तो m स्क्वायर बना लो। एक m से एक m तो हो जाएगा कैंसिल, और l हो जाएगा क्यूब, तो g की डायमेंशन बनती है m इनवर्स l क्यूब t-2। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है स्मॉल जी। स्मॉल जी की डायमेंशन तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2। सो हमें मालूम करना है कैपिटल जी की डायमेंशन डिवाइड बाय स्मॉल जी की डायमेंशन lt-2, और ऊपर आएगा m इनवर्स l क्यूब t-2। t-2 से t-2 हो गया कैंसिल, एक l से एक l भी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन बनेगी m इनवर्स l स्क्वायर, और t है नहीं तो t की पावर 0 बनेगी। m इनवर्स l स्क्वायर t की पावर 0, m इनवर्स l स्क्वायर t की पावर 0। वैसे तो t की पावर 0 सिर्फ इसी में ही आ रही है। 42, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं कि ये जो लाइट ईयर है, लाइट ईयर का मतलब वो फासला जो कि लाइट कवर करती है एक साल में। अगर लाइट जो है एक साल तक ट्रैवल करे वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, तो जितना फासला वो तय करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। यानी कि जो स्टार हमसे एक लाइट ईयर दूर है उसकी रोशनी हम तक एक साल में पहुंचती है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, 1 और 6 दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे। 44 एक सिंपल पेंडुलम है जो कि परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसका टाइम पीरियड t है। अगर लेंथ को डबल कर दें तो नया टाइम पीरियड कितना होगा? नंबर 44। तो देखो वैसे जो फॉर्मूला है ना, t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट l ओवर g के। ठीक है, ये है हमारे पास। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि लेंथ को हमने कर दिया है डबल, तो 2 पाई हो जाएगा, इसको t प्राइम कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, l हो जाएगा, ओवर g आ जाएगा। अब ये जो 2 है ना, इसको अलग लिख लो, अंडर रूट 2, और बाकी फार्मूला अलग लिख लो, l ओवर g, ये t डैश आ रहा है। अब आप नोट कीजिए ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है एक्चुअली किसके बराबर है? ये एक्चुअली बराबर है t के, तो यहाँ पे t आएगा, और 2 का स्क्वायर रूट अगर लेना चाहें तो 1.4 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन में रूट में होता है तो रूट में, ठीक नहीं तो 1.4 कर लेंगे, 1.41 t के बराबर आएगा। 45 बीट्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू। बीट्स कब प्रोड्यूस होती हैं? डिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस। याद रखिए बीट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन टू साउंड वेव्स, एटलीस्ट 2 साउंड वेव्स इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, जिनकी फ्रीक्वेंसीज में स्लाइट डिफरेंस होता है। ठीक है ना। द रेशो ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू द लीनियर मोमेंटम। अगर रेशो निकाला जाए एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के ऐसा यूनिट्स के दरमियान में, तो क्या बनेगा? तो याद रखिए जो यूनिट है वो है न्यूटन सेकेंड लीनियर मोमेंटम का, और एंगुलर मोमेंटम का क्या यूनिट है? एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। क्या फार्मूला क्या है उसका? जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। चलो पूरी बात समझाता हूँ। एंगुलर मोमेंटम का जो यूनिट है ना, क्वेश्चन नंबर 46, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr। अब देखो m की जगह पे आया किलोग्राम, इसकी जगह पर आ गया मीटर पर सेकंड, और इसकी जगह पर आ गया मीटर। एक काम और करते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं सेकंड से, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ में एक मीटर बचेगा और ऊपर वाला सेकंड बचेगा।
ये पूरी चीज़ बराबर होती है न्यूटन के, ये आ गया मीटर, ये आ गया सेकंड, और बाकी वो तो होता ही न्यूटन सेकंड के बराबर, तो न्यूटन मीटर सेकंड आएगा ना यहाँ पे। अच्छा, न्यूटन मीटर खुद किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, तो इसका मतलब इसका यूनिट बनेगा जूल सेकंड। तो फाइनली अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है जूल सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो इसका मतलब इससे रेशो का आंसर होना चाहिए जूल पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 47, जो ओशन टाइड्स हैं वो क्यों प्रोड्यूस होती हैं? द ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय, दो वजह से होती हैं, एक तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सन की, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मून की। टाइड्स इसी वजह से प्रोड्यूस होती हैं। चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है, वहीं पर ही इसकी डिस्कशन की गई है। 48, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज़ डबल्ड, अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, मास को 1/4 कर दें, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। अगर वेलोसिटी को डबल करूँगा तो वेलोसिटी के डबल के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसका मतलब ये 4v² बन जाएगा, और मास को अगर 1/4 करूँगा तो m/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, आंसर वही आ जाएगा जो कि नॉर्मल है। याद रखिए, अगर हम वेलोसिटी को डबल करते हैं तो 4 गुना इजाफा हो जाएगा, मास को 4 गुना कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में 4 गुना कमी आ जाएगी, यानी कि ओवरऑल सेम रहेगी। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का, हमेशा कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से? कभी नहीं करता, कभी कभार कर लेता है, या लोअर देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रखिए, सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ तब कोइंसाइड करता है जब बात होती है यूनिफॉर्म फील्ड की। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ तभी कोइंसाइड करते हैं जब यूनिफॉर्म फील्ड की बात होती है। क्वेश्चन नंबर 50, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 0 to 720 इन 4 सेकेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। देखो अभी मैंने समझाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे कितना चेंज आया एंगुलर मोमेंटम में? 720 डिवाइड बाई टी, टी कितना है? 4 के बराबर है। तो हमें सिर्फ ये काम करना है कि हमें 720 को डिवाइड कराना है 4 से। 720 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 180, दिस वन। The magnitude of couple depends upon distance of f from the origin, distance of minus f from the origin नहीं, distance between f and minus f। देखिए कपल का फॉर्मूला भी f इंटू r या r क्रॉस f होता है, लेकिन उस वक्त ये जो r लिखते हैं या आप d देख लोगे किसी फॉर्मूले में, वो होता है डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो डिस्टेंस बिटवीन f एंड माइनस f जो दूसरी फोर्स है। 52, दो फोर्सेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है और सेम लाइन पर नहीं अप्लाई हो रही हैं, दरअसल उसी को कपल कहते हैं। कपल का मतलब दो फोर्सेस हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और वो सेम पॉइंट पे एक्ट ना करें। 53, टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन फोर्स इज पैरेलल टू द मोमेंट आर्म, एंटी पैरेलल 60 डिग्रीज परपेंडिकुलर। याद रखिए, टॉर्क जो है वो बराबर होता है आर एफ साइन थीटा के। एक्चुअली वो डिपेंड करता है साइन थीटा पे। साइन थीटा का मैक्सिमम आंसर 90 डिग्री पर आता है, साइन थीटा का मिनिमम आंसर जो कि 0 होता है 0 डिग्री पर आता है। तो इसका मतलब अगर आपको टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म। 54, द वेट ऑफ अ मैन इज 600 न्यूटन। अर्थ पर एक शख्स का वजन जो है वो 600 न्यूटन है। तो बताइए क्या होगा उसका वेट मून पर, जहाँ की वैल्यू ऑफ जी 1/6 है। तो याद रखिए, जब ग्रेविटी 1/6 हो रही है तो वेट भी तो 1/6 हो जाएगा। वेट बराबर होता है mg के, तो अगर g 6 गुना कम हो रहा है तो वेट भी 6 गुना ही कम होगा। तो 600 डिवाइड बाई 6 करेंगे, क्या आंसर आएगा? 100 न्यूटन। 55, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक 1%, अगर रेडियस जो है अर्थ का हम श्रिंक कर दें 1% और मास को सेम रहने दें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे? जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर रेडियस को कम कर देंगे तो वैल्यू ऑफ जी बढ़ जाएगी अपने आप, इंक्रीज। तो ये तो पूछा भी नहीं कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल जी, उसकी वैल्यू सबसे पहले किसने मालूम करी? एक्सपेरिमेंटली। सो वो कैवेंडिश था। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर आता है तो जाहिर सी बात है उसी ने किया होगा, लेकिन बच्चों ऐसी बात नहीं है। कैवेंडिश वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसकी वैल्यू मालूम करी थी।
आर्टिफिशियल ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट में प्रोड्यूस की जाती है सीधा सीधा मूव करा के, वाइब्रेट करवा के, स्पिन मोशन करा के, ऑर्बिटल मोशन करा के। याद रखिए, अगर किसी भी सैटेलाइट को उसके अपने एक्सिस के अराउंड घुमाया जाता है, जिसे हम स्पिन कहते हैं, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है। बाकायदा लेक्चर में डिस्कस किया था हमने इसको। 58, एक शख्स अर्थ की सरफेस से उतना ऊपर चला जाता है जितना कि अर्थ का रेडियस है, उसका 3 गुना ऊपर चला जाता है, तो बताइए वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी। ऐसा कुछ मामला है। 58, अगर ये हमारे पास अर्थ की सरफेस है, ये इसका एक रेडियस हो गया, 2, 1, 2, 3 गुना ऊपर चला गया, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सेंटर से 4 आर का फ़र्क आ गया। सेंटर से कितना फ़र्क आ गया? 4 आर का। टोटल तो 3 गुना सरफेस से ऊपर गया है ना, सेंटर से तो 4 का फ़र्क आएगा। तो कैपिटल जी डिवाइड बाय आर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कैपिटल जी एम ई ओवर 4 आर ई का करना पड़ेगा स्क्वायर। तो बाकी सब तो सेम रहेगा, कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा 1/16। ये रहा। मैं एक सिंपल सी लॉजिक बताऊं, देखो जितना भी वो कहेंगे ना, अगर वो ट्वाइस कहें ना, तो आप उसमें एक और ऐड कर लो, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो 9 टाइम्स हो जाता। अगर बोले उतना ही ऊपर चले गए, उतना ही ऊपर जाने का मतलब हो गया 1 गुना ऊपर गए, तो एक जो है वो सेंटर वाला लगा के 2 बन गया, 2 का मतलब 1/4 हो जाता। बस सिंपल सी बात है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है जी। अब आइए 59 पर, अगर मास अर्थ का 4 गुना हो जाए तो वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, फार्मूला लिखा हुआ है, मास पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर मास 4 गुना बढ़ जाएगा तो यकीनन वैल्यू ऑफ जी भी 4 गुना बढ़ जाएगी। यही सवाल है। इफ़ द मास ऑफ अर्थ बिकम 4 टाइम्स, वैल्यू ऑफ जी भी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स लार्जर। 60, व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो जो अपेरेंट वेट होता है बॉडी का इनसाइड द लिफ्ट विल बी, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो जो अपेरेंट वेट होता है बॉडी का वो उतना ही होता है जितना कि उसका एक्चुअल वेट है। अरे ये क्या कह दिया मैंने, हैं? अपवर्ड में तो हमने पढ़ा था कि अपवर्ड में तो वेट बढ़ जाता है ऊपर जाते हुए, लेकिन बच्चों पूरी बात पढ़ा करो, बात हो रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ जाती है और उसमें एक्सेलरेशन होता है तो वेट बढ़ता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी मूव करती है तो याद रखिए वेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फॉर्मूला था अपेरेंट वेट का, वो फॉर्मूला होता है W प्लस एम ए, असल वेट में एम ए ऐड हो जाता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन ही 0 हो तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। 61, by using adjustable aperture of a lens we can reduce the defect of the lens which is called, अगर adjustable aperture है तो हम जो है वो एक ख़ास किस्म की जो एबरेशन है, ख़राबी है, उसको दूर कर सकते हैं। एक्चुअली वो होती है स्फेरिकल एबरेशन। स्फेरिकल एबरेशन तब आती है जब लाइट रेज जो है ना वो कॉर्नर से पास होती हैं लेंस के, तो अगर हमारे पास अपर्चर है जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं तो हम गुजरने नहीं देंगे रेस को कॉर्नर से, तो रिड्यूस हो जाता है ये वाला डिफेक्ट। 2 कॉन्वेक्स लेंसेज हैं ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ कंबाइंड टुगेदर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी कॉम्बिनेशन की? फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये कह रहे हैं दोनों की फोकल लेंथ सेम है, तो इसको मैं f प्राइम कर देता हूँ, इधर f और f हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद नीचे आएगा f, ऊपर आएगा 1 + 1 2, तो 1/f प्राइम बराबर आएगा 2/f के, यानी कि अगर f प्राइम की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा f डिवाइड बाय 2 के, f डिवाइड बाय 2 के। 63, अगर एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता है जिसका मास और रेडियस दोनों डबल हैं अर्थ के लिहाज से, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी? अब दोबारा मेरी बात सुनो, मास डबल हो गया तो ये 2 me हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना हो जाएगा अर्थ के, लेकिन अगर रेडियस भी 2 गुना है तो ये 2 re होगा, जिसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहता है, तो ऊपर से जो कॉमन निकलेगा वो 2 निकलेगा, नीचे से जो कॉमन आएगा वो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा, कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। कैंसिल होने के बाद आंसर 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब एक्चुअल वैल्यू ऑफ जी का आधा होगी वहाँ पे वैल्यू ऑफ जी। 9.8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
64. At what depth the weight of the body becomes 3/4 as compared to the body weight on the earth surface. ये बात हो रही है डेप्थ की, तो डेप्थ का ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. 64 डेप्थ का फॉर्मूला होता है, जो वैल्यू ऑफ जी का फॉर्मूला होता है अगर किसी डेप्थ पर जाती है कोई बॉडी, तो फॉर्मूला होता है जी प्राइम बराबर होता है जी, और यहाँ पे आता है 1 माइनस डी ओवर आर ई. अच्छा जी, अब क्या चीज़ है? 3/4 है वेट जो है एक्चुअल, यानी कि वैल्यू ऑफ जी भी 3/4 हो जाएगी. तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 जी इज़ इक्वल टू जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस डी ओवर आर ई. जी से जी तो हो जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा 3/4 इज़ इक्वल टू 1 माइनस डी ओवर आर ई. तो ये हो गया इस तरफ जाके डी ओवर आर ई, और ये हो गया 1 माइनस 3/4. 1 माइनस 3/4, 4 1 ज़र 4, 4 माइनस 3 1/4 आएगा डी ओवर आर ई. तो आखिरी काम ये है कि डी की वैल्यू चाहिए, तो 1/4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर ई. तो बनेगा हमारे पास 1/4 आर ई, 1/4 आर ई, यानी कि आर डिवाइड बाय 4, एक ही बात है. इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है? देखिए, फोर्स वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, वेट वेक्टर है. फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. तो बाकी तीन से आपको पता लग गया कि चौथी वेक्टर नहीं है. द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है जिसका जो कि 15 यूनिट्स उसका मैग्नीट्यूड है, और वो एंगल फॉर्म कर रहा है 50 डिग्रीज. तो बताइए उसका वाई कंपोनेंट कितना होगा? ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा के. तो हमने क्या करना है, ए की जगह पर आया 15, और साइन हमें निकालना पड़ेगा 50 डिग्रीज. तो साइन 50 सबसे पहले निकालना है. साइन 50 बराबर होता है 0.766, 15 इंटू, और ये कितना बना? ये बन गया हमारे पास 0.766, और देन फिर 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है 0.766 से, यह आएगा 11.49. जिसके करीब तरीन होगा वो होगा 11.49 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.5. 67 वर्क एनर्जी इक्वेशन को क्या कह सकते हैं? देखिए, वर्क एनर्जी इक्वेशन जो है वो एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक फॉर्म है, जो बताता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट होती है. 68 1 किलोवाट आर किसके बराबर है? किलोवाट आर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी का यूनिट. और 1 किलोवाट आर बराबर होता है 3.6 10 रेज़ टू दी पावर 6 जूल्स के. 1 किलोवाट आर बराबर होता है, किलो का मतलब 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं. तो ये हो जाएगा 3.6 10 रेज़ टू दी पावर 6 के. 69 द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल इज कंजर्व. एंगुलर मोमेंटम किसी पार्टिकल का अगर सर्किल में मूव कर रहा हो तो सेम तभी रहता है जब उस पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 के बराबर हो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वही एक्चुअली टॉर्क के बराबर होता है. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं वो कांस्टेंट है एंगुलर मोमेंटम, तो वो तभी पॉसिबल है जब टॉर्क 0 हो. जैसा कि आपको पता होगा, जो आइस स्केटिंग के दौरान जब गोल गोल घूमना होता है तो हाथों को करीब कर लेते हैं, तो वो इसी वजह से करीब कर लेते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए. 70 एक फोर्स है 8 न्यूटन की अप्लाई किया गया है स्पैनर के ऊपर परपेंडिकुलर टू द दिस डिस्टेंस. तो मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क कितना होगा? टॉर्क बराबर होता है एफ आर या एफ इंटू डी के. फोर्स लगाई 8 न्यूटन और डिस्टेंस है 0.15. कभी कभी इतने आसान सवाल भी आ जाते हैं हमारे पेपर में, तो इस वजह से इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है. 0.15 8 इंटू 0.15 ये हो जाएगा 1.2. करेक्ट आंसर होगा 1.2 न्यूटन. क्वेश्चन नंबर 71 जो किलोवाट आर है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एक्चुअली किसका यूनिट है? अभी मैंने आपको बताया था एनर्जी का यूनिट है. जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आर होता है एनर्जी का, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बेसिकली एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर जो है इस्तेमाल होता है. एटॉमिक लेवल पर जो एनर्जीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती हैं. केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा. अच्छा, दोबारा से थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता सवाल. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ का यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है.
ये दोनों मैंने इस वजह से रख दिए कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली बात भी हो जाए और किलोवाट आर भी उसमें यूज़ हो जाए, तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। 73 दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इसमें से कौन सा यूनिट पावर का नहीं है। देखो फिर उसे एक सवाल आया, किलोवाट आर मैं बार बार बता रहा हूँ एनर्जी का यूनिट है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये तो पावर का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी का यूनिट है। तो बाकी फुट पाउंड पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, हॉर्स पावर, ये सब यूनिट हैं पावर के। एक बकेट है जिसका मास 10 kg है, उसको डाउनवर्ड मूव करवाया जा रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटी की डायरेक्शन में, डिस्टेंस हुआ 1 मीटर। तो वर्क डन कितना होगा इस केस में, ये मालूम करना है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, फोर्स कितनी है mg के बराबर, वेट के बराबर, 10 इंटू 9.8 डाउनवर्ड है, और इंटू डी कितना है, d1 है, तो 9.8 इंटू 10 प्लस का 9.8 जूल। और अगर अपवर्ड होता तो फिर माइनस होता यकीनन। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, बिल्कुल पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था शुरुआती, उनमें समझाया था इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है, इंटेंसिटी का क्या मतलब है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। करेक्ट आंसर है वॉट पर मीटर स्क्वायर। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ से अगर टी जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आंसर आएगा। वेबर फ्रैक्शनल लॉ जो कि हमें साउंड लेवल के बारे में बताता है, उसके मुताबिक जो लाउडनेस होती है साउंड की वो डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन द लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी। नंबर 78, if the frequency of fifth harmonic of the vibrating string is 200 hertz, तो क्या होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला होता है, फिफ्थ हार्मोनिक की बात हो रही है तो बराबर होगा 5f1 के, nf1 होता है ना। तो अगर आपको f1 की वैल्यू चाहिए तो आपको फिफ्थ हार्मोनिक को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। अब यहाँ पर हमारे पास 200 गिवन है, तो हमने 200 को डिवाइड करना है 5 से, क्योंकि फिफ्थ हार्मोनिक की बात हो रही है। आंसर बराबर आएगा 40 हर्ट्स। 79, रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड इज, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20 से 20,000 हर्ट्स, याद रखना है इसको तो सिंपल। और जो इससे कम वाले होते हैं उन्हें इंफ्रासोनिक कहते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होती है उन्हें अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ये भी आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इफ़ मास ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल, टाइम पीरियड सेम रहता है। याद रखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मास पे डिपेंड करता ही नहीं है, 2 पाई होता है और यहाँ पे होता है √L/G। द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड डेसिबल होता है, ये भी डिस्कस किया था, तो अच्छा है, फ़ायदा हो गया यहाँ पर। अर्थक्वेक वेव्स किस चीज़ की एग्जांपल है, ऑडियो वेव्स हैं, इंफ्रासोनिक हैं, अल्ट्रासोनिक हैं, शॉक वेव्स हैं। याद रखिए जितनी भी अर्थक्वेक हैं उन सब की फ्रीक्वेंसी कम होती है 20 हर्ट्ज से, और इससे पहले मैंने बताया 20 हर्ट्ज से कम वाली जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन्हें इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। 83, हाइगन्स प्रिंसिपल इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन, हाइगन प्रिंसिपल के ज़रिए हम क्या मालूम करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हाइगन प्रिंसिपल चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे, तो उसके ज़रिए हम लोग अगले वेव फ्रंट की पोजीशन को मालूम करते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स, जो अगला वेव फ्रंट होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। द इक्वेशन रिप्रेजेंट ब्रैग्स लॉ, कौन सी इक्वेशन ब्रैग्स लॉ को शो कर रही है, ब्रैग्स लॉ बराबर होता है m लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। सिर्फ d साइन थीटा जो है वो इस्तेमाल होता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, और ये जो ब्रैग्स लॉ है जो एक्सरे डिफ्रैक्शन में इस्तेमाल होता है, इसमें 2d साइन थीटा आता है। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की जाए तो जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बनता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव से बनने वाला इमेज कैसा होता है, फाइनल इमेज की बात नहीं कर रहे, ऑब्जेक्टिव का जो बनने वाला इमेज है वो याद रखिए रेज मिलती हैं, रियल इमेज बनता है, ठीक है। और जो रियल इमेज होता है वो थोड़ा सा बड़ा भी होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज होगा वो होगा रियल एंड मैग्नीफाइड, थोड़ा सा बड़ा इमेज बनता है। 86, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसको इन्फिनिटी के लिए फोकस करा है, और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 60 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस 3 सेंटीमीटर है। तो अगर इन्फिनिटी पे फोकस करते हैं ना तो याद रखो L बराबर होता है FO प्लस FE के, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को आई पीस की फोकल लेंथ पे ऐड कर देते हैं, तो 60 + 3 63,
सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज गिवन बाय, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर बराबर होती है FO डिवाइड बाय FE के। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, आई पीस के इन्वर्सली डिपेंड करती है। तो सही आंसर होगा FO डिवाइड बाय FE। स्लैश लगाना भूल गए इधर, यही करेक्ट है। 88 द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितनी होगी? देखिए वैसे फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ। अब ये कह रहे हैं जो फोकल लेंथ है वो लीस्ट डिस्टेंस के ही बराबर है, यानी f बराबर है d के, तो 1 प्लस डी ओवर डी आएगा, d से d कैंसिल, 1 प्लस 1 आएगा, 1 प्लस 1 बराबर होता है 2 के, तो इसका मतलब उसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन 2 होगी। In Young's double slit experiment, the condition for the constructive interference is that the path difference must be, कंस्ट्रक्टिव के लिए शर्त यह है कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए m लैम्डा के बराबर, और डिस्ट्रक्टिव के लिए यह है कि पाथ डिफरेंस होना चाहिए m प्लस हाफ इंटू लैम्डा के। और थिन फिल्म इंटरफेरेंस में ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो डबल स्लिट की बात हो रही है। एन ऑड मल्टीपल नहीं, हाफ वेवलेंथ भी नहीं, एन ऑड मल्टीपल ऑफ क्वार्टर वेवलेंथ नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। m कुछ इंटीजर होता है ना, m क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, तो बस इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ के। 90 द फ्रिंज स्पेसिंग इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लैम्डा एल ओवर डी होता है फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला। लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, और डी पर इन्वर्सली डिपेंड करता है। 91 एक वेट लिफ्टर कंज्यूम कर रहा है 500 जूल एनर्जी के और लिफ्ट कर रहा है 2 सेकेंड में, तो पावर कितनी होगी? पावर होता है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एनर्जी है 500 और 2 सेकेंड है, यकीनन 250 होगा, 250 वॉट। 92 एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रैवल कर रही है रेयर मीडियम से और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है। तो मैंने बताया था न्यूटन रिंग्स वाले में भी फेस चेंज हो जाता है 180 डिग्रीज का, मतलब सारी की सारी क्रस्ट ट्रफ में तब्दील हो जाती हैं और ट्रफ क्रस्ट में तब्दील हो जाती हैं। 93 पोलराइजेशन ऑफ लाइट ड्यू टू टर्मलिन क्रिस्टल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ, जो पोलराइजेशन होती है टर्मलिन क्रिस्टल की वजह से वो क्यों होती है? क्या रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होता है? नहीं, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं वेव्स और कुछ जो है वो निकल जाती हैं, तो पोलराइजेशन हो जाती है। 94 मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक लाइट ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल ने कहा था लाइट ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन, वेव थ्योरी इनमें से क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती? देखो वेव थ्योरी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में 9 चैप्टर में हम जो कुछ पढ़ते हैं वो सब जो है वेव थ्योरी एक्सप्लेन करती है, पोलराइजेशन को भी करती है, इंटरफेरेंस को भी करती है, डिफ्रैक्शन को भी करती है। नहीं करती तो इस इफेक्ट को नहीं करती क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं है अभी तक। 96 इन स्पेक्ट्रोमीटर, जो पैरेलल बीम होती है लाइट की, उसको हम ऑब्टेन करते हैं किस चीज़ के ज़रिए? कॉलीमेटर के ज़रिए, स्पेक्ट्रोमीटर में। और जो माइकस इंटरफेरोमीटर होता है उसमें बीम स्प्लिटर बीम को स्प्लिट करता है। डिफ्रैक्शन, ग्रेटिंग, प्रिज्म अलग अलग चीज़ें हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1/2, तो क्या होगी पावर? पावर बराबर होती है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, 1/1/2। रेसिप्रोकल लेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 डायोप्टर्स। 98 द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, उसे कहते हैं फोकल लेंथ। 99 द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नॉर्मल वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो एंगुलर के लिए रेडियन होता है और पर सेकेंड होता है, रेडियन पर सेकेंड। 1 रेडियन बराबर होता है, ये एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के, जो कि बराबर होता है 180 डिवाइड बाय 2 पाई के। ठीक है जी। सो ये हैं वो 100 क्वेश्चंस, और ये जो डिस्कशन थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। समझ में आया तो बिल्कुल इस को जो है वो आगे दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाओ, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, ऑल द बेस्ट।